हेलो एंड वेलकम टू मते मुकाबिल। मैं हूं रबिया खान और मेरे साथ मौजूद हैं रऊफ क्लासरा। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की कुछ अहम डेवलपमेंट्स पर। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने हुकूमत पीटीआई मुज़ाकरात से मुतल्लिक धमाका खेज इंकशाफात कर दिए। मुज़ाकरात करने वालों को खबरदार कर दिया। समझ नहीं आता पिछले 15 दिन में कौन सा तावीज निकल आया कि मुज़ाकरात हो रहे हैं। ख्वाजा आसिफ का बयान, क्या हुकूमती हलकों को एतमाद में लिए बगैर मुज़ाकरात किए जा रहे हैं? फौज ने बड़ा पैगाम दे दिया, इंसाफ का सिलसिला इस वक्त तक चलेगा जब तक 9 मई के असल किरदारों को कैफरे किरदार तक नहीं पहुंचाया जाता। तर्जमान पाक फौज लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने वाज़े ऐलान कर दिया, केपी हालात की तबाही पर बोल पड़े, तालिबान को दोबारा केपी में बसाने वालों पर उंगलियां भी उठा दी। मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट 9 मई के असल किरदारों से मुतल्लिक आखिर क्या सोच रही है, इस पर भी बात करेंगे। और इसके अलावा मौलाना फजल रहमान जीत गए, मदारिस बिल पर हुकूमत मान गई, सदर के दस्तखत, मदारिस बिल कानून बन गया। सनत और तालीम की वजारतों को मदारिस के रजिस्ट्रेशन का इख्तियार मिल गया। JUI का खैर मकदम, हुकूमत मौलाना मामला दोबारा तय पा गए। हुकूमत ने मौलाना को आखिर अपने कैंप में दोबारा कैसे शामिल किया, इस पर भी बात करेंगे। जी क्लासरा साहब, पिछले कुछ दिनों में जो अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं उसमें तो ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, फिर हमने देखा कि ख्वाजा आसिफ साहब का भी बयान जो है वो भी काफी अहमियत का हामिल है। उसी से स्टार्ट कर लेते हैं। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि राना सनाउल्लाह हो गए या साद रफीक साहब हो गए या याज सादिक साहब हो गए, उन्होंने तो मुज़ाकरात पे बहुत पॉजिटिव बातें की हैं, लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब के जिस किस्म के बयान नजर आए, उनका जो मिसट्रस्ट नजर आया है खान साहब पर, वो कहते हैं कि हम ऐसा ना हो कि हम ही जो है हमें ही धचका मिल जाए और हमारा ही नुकसान हो जाए। तो आपको कोई दो कैंप्स नजर आ रहे हैं, डिवीजन नजर आ रहे हैं मुंगी की? ये बड़ा अहम सवाल है और मेरा ख्याल इस वक्त जितने भी लोग हैं जो पॉलिटिक्स से दिलचस्पी रखते हैं या फॉलो कर रहे हैं, तकरीबन पूरा पाकिस्तान ही करते हैं पॉलिटिक्स को, रिलीजियसली फॉलो करता है, तो ये सवाल सब लोगों के जहन में आ रहा है कि आखिर क्या वजह है। कैबिनेट के वजीर हैं तीनों, अगर देखा जाए, एक उसके स्पीकर हैं, एक कौमी असम्बली के और बड़े अहम ओहदा है उनके पास, एक उनके वजीर हैं, फिर दूसरे मुशीर हैं, और तीनों के बारे में ये आप कह सकते हैं सेफली कि ये शरीफ ख़ानदान के बड़े करीबी लोग हैं और बड़े मतलब अहम लोग हैं और आज के नहीं हैं, फॉर द लास्ट मैनी ईयर्स और टॉप पोजीशंस पे रहे। सो हम ये भी नहीं कह सकते कि आपस में इनकी ग्रुपिंग है, कोई आपस में इनके तल्लुकात ख़राब हैं या एक दूसरे को एम्बेरस करने के लिए सारी चीज़ें कह रहे हैं कि मैं ये कहूँगा तो वो ये कह देंगे या हम इनको साबित कर देंगे ये PTI के लोग हैं या PTI के मुखालिफ हैं। मैं कम अज़ कम ये बाई करने को तैयार नहीं हूँ कि ये कोई इनका कोई नेचुरल एक इनकी मुखालफत है और ये इन्होंने ऑर्गेनिक किस्म की एक दूसरे पे इनके रिजर्वेशंस हैं या वार्निंग्स हैं। मैं कम अज़ कम बाई करने को तैयार नहीं हूँ। पॉलिटिक्स जो है और स्पेशली पाकिस्तान जैसे मुल्कों में ये बड़ी एक इसको डेलिकेट तरीके से किया जाता है, गुड काप बैड काप ये खेला जाता है। तो मुझे अभी भी लगता है कि इसमें पूरे खेल में गुड काप और बैड काप जो है ना वो खेले जा रहे हैं। मतलब बैड काप का रोल जो है वो ख्वाजा आसिफ साहब को दिया जा रहा है और ये बैड काप का रोल उनको सूट करता है। ये आज का भी नहीं है, आपने अगर 90s की पॉलिटिक्स को अगर आपने फॉलो किया, जब बेनज़ीर भुट्टो, आसिफ अली जरदारी वर्सेस नवाज शरीफ साहब 10-15 साल हमने लड़ाई झगड़े देखे थे 1980 की सारी 1990 की दहाई में, जो उनके मेन फायर ब्रांड होते थे उनके 3-4 थे नवाज लीग के जो अटैक करते थे, इसमें जरदारी साहब, बेनज़ीर भुट्टो साहब इन पे, तो ख्वाजा आसिफ साहब वाज इन द लीड। बाकी उसमें चौधरी निसार अली खान साहब लगा लें, जवेद हाशमी साहब लगा लें और इस तरह के भी कुछ लोग थे। सो ही वॉज वेरी प्रोमिनेंट। जब भी उन्होंने शरीफों ने किसी को डिमोलिश करना होता था कौमी असम्बली में तो ख्वाजा आसिफ साहब के जिम्मे लगाया जाता था। और आपको याद होगा जब ये PTI ने अपना धरना ख़त्म करके 2014 का कौमी असम्बली में गए थे तो उस वक्त भी ख्वाजा आसिफ साहब ने एक ही जुमले में इनको लपेट दिया था और आज तक उसका बोझ जो है उनको अपने कंधों पे महसूस होता। जब उन्होंने कहा था, तमाम गए थे ना सारे 126 दिन के धरने के बाद इस्तीफे देने के बाद ये वापस गए कौमी असम्बली में, तो ख्वाजा साहब ने मशहूर ज़माना उन्होंने फ़िक्रे कहे थे। उन्होंने कहा था कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, कोई ग्रेस होती है कि आप लोग फिर मुँह उठा के पार्लियामेंट में आ गए जिसको गालियाँ देते रहे। आज तक वो जुमला जो है ना 10 साल इसको गुजर गए हैं लेकिन फिर भी उसकी गूंज जो है वो आपको पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में नजर आती है और ख्वाजा साहब रिपीट भी करते रहते हैं। बल्कि इतना ज़बान ज़द आम हुआ, आम लोगों ने भी एक दूसरे को कहना शुरू कर दिया, यारों दोस्तों ने भी आते जाते कि कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, कोई ग्रेस होती है। सो ख्वाजा आसिफ साहब के ज़िम्मे यही काम लगा दिया। उनके विलन वाला रोल जो है
जब किसी की फेंटी लगानी है, किसी को थोड़ी सी बैशिंग करानी है, हैमरिंग करानी है, तो ख्वाजा आसिफ साहब से बेहतर नहीं करते। सो वो काम तो उन्होंने उनको दिया हुआ है कि विलन का रोल जो है ना, वो मुस्तफा कुरैशी वाला हो, अमरीश पुरी वाला हो, वो शक्ति कपूर वाला हो, या जो भी हो, वो उन्होंने उनको दिया हुआ है इनको, ख्वाजा आसिफ साहब को। वो पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के या नवाज शरीफ साहब के एक कैंप के एक विलन के तौर पर वो रोल अदा करते हैं। और वो अब मुझे तो कोई हैरानी नहीं है जो उन्होंने बयानात दिए। नो कमिंग टू द दूसरी साइड जो है कि क्या अगेन अयाज सादिक साहब जो हैं या राना सनाउल्लाह साहब जो हैं, वो जो पीटीआई के साथ इतनी सॉफ्ट लाइन वो ले रहे हैं, तो क्या ये कोई बगावत है? क्या ये कू है कि ख्वाजा आसिफ साहब जैसा पावरफुल मिनिस्टर जो है उसकी लाइन कुछ और है? अच्छा, जो बातें ख्वाजा साहब को समझ आ रही हैं कि इमरान खान साहब यूज़ कर लेते होते हैं, वो ये मनूवर कर लेते हैं, स्कीमर हैं, इंट्रीगर हैं, बहुत चालाक इंसान, और आप लोग भोले बन के यूज़ ना हो जाएं, तो ये बातें क्या उनको नहीं समझ आ रही उसको, अयाज सादिक साहब को या राना सनाउल्लाह साहब को? उन्हें पूरी समझ आती है। जिस उसका ये कह सकते हैं सियासत का ये फीड उन्होंने लिया हुआ है, उन्होंने ये ख्वाजा आसिफ साहब ने, उसी सियासत को वो भी समझते हैं, वो भी इसी ही खेल के खिलाड़ी हैं। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि ये गुड कप बैड कप खेला जा रहा है कि पीटीआई को एंगेज करने के लिए, हाथ फेरने के लिए, जैसे घोड़ा होता है ना, सर्कस घोड़ा, उस पे जो उसका रईस है वो, उस पे तो आप तो खुद भी, मेरा ख्याल है आपको इसका घुड़सवारी का शौक है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, में आपको ज़्यादा पता होगा कि सम टाइम घोड़े को, जो सर्कस घोड़ा है, थोड़ा हाथ फेर के भी टेम कर लिया जाता है। तो मेरा ख्याल है जो सियासी घोड़ा है पीटीआई का, उसको टेम करने का जो काम है वो राना सनाउल्लाह और स्पीकर साहब को दिया गया है, और बाकी थोड़ी सी कोई हैमरिंग का, हंटर वाला काम जो है वो उन्होंने मेरा ख्याल है इनको दिया है ये ख्वाजा आसिफ साहब को। और जिन लोगों ने ये टास्क दी है इन तीनों को, वो तीनों का एक ही मास्टर है, रिंग मास्टर एक ही है, उसने इन तीनों को रोल दे दिया, और वो मेरा ख्याल है बड़े अच्छे तरीके से अपना रोल निभा रहे हैं। तो ये, और वैसे भी ये भी तो हो सकता है ना क्लासरा साहब के ख्वाजा आसिफ जो हैं, ये उनका अपना एक पर्सनल व्यू है जिसको वो बयान कर रहे हैं, और सियासत में खासतौर पर इतने एक एक्सपीरियंस पॉलिटिशियन है, तो ये स्पेस उनको हासिल है कि ठीक है, अगर वो ये फील करते हैं तो उनको ये स्पेस हासिल है कि वो अपना ये व्यू जो है वो बयान कर सके। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे राना सनाउल्लाह हो या कोई और हो, वो सब बोल चुके हैं कि ये सब मुज़ाकरात में नवाज शरीफ साहब ऑन बोर्ड हैं, उन्होंने ओके किया है, तभी ये मुज़ाकरात आगे बढ़े हैं। और ये तो नहीं हो सकता कि ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं वो जान करके अगर नवाज शरीफ साहब ने इजाजत दी हुई है तो वो उसके अगेंस्ट जाके जो है वो कोई बात करें। सवाल तो आपको बड़ा अहम है, लेकिन मैं क्या करूं, मैंने बहुत सारी चीज़ें बड़े करीब से देखी हुई हैं, शहबाज शरीफ साहब की, नवाज शरीफ साहब की, इनकी पॉलिटिक्स को बड़ा करीब से देखा। मसलन आपको एक छोटा सा वाक़या सुनाता हूँ जिससे आपको ये थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाएगा, हमारे व्यूअर्स को भी, ये कैसे गुड कप बैड कप खेला जाता है। जब नवाज शरीफ साहब वापस आए थे लंदन से, और वो बेनज़ीर भुट्टो साहब के साथ इनका मिसाक जमहूरियत भी हुआ था, लंदन में हुआ था 2006 में रहमान मलिक साहब के घर पर, तो उस वक्त तय हुआ था कि हम जो सर्विंग मिलिट्री जर्नल जो है ना, उनसे मुलाकातें नहीं करेंगे, और स्पेशली किसी हुकूमत के खिलाफ साजिश नहीं करेंगे। अगर बेनज़ीर भुट्टो साहब की हुकूमत है तो हम कोई साजिश नहीं करेंगे, जर्नलों के साथ मिलकर हम एक दूसरे का मैंडेट का एहतराम करेंगे, कोई खुफिया मुलाकातें नहीं होंगी। ये बाकायदा COT का हिस्सा था, लिखा हुआ है उस पर। जब ये वापस आए तो कुछ अर्से बाद खबर आई सामने, एक स्टोरी आई जिसमें ये इंकशाफ किया गया था 2000, आपको मैं 11-12 की बात की बता रहा हूँ, उस वक्त पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, और ये नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ साहब अपोजिशन में थे, चौधरी निसार अली खान साहब जो अपोजिशन लीडर थे। तो खबर ये आई कि जनाब के इन चौधरी निसार अली खान साहब और ये शहबाज शरीफ साहब जो हैं, जो पंजाब में उस वक्त वज़ीर आला भी थे, इनकी खुफिया मुलाकातें हुई हैं इन जनरल कियानी साहब से, कोई 12-13 हुई हैं, 1-2 भी नहीं हुई। बाज़ लोग कहते हैं इससे भी ज़्यादा थी, लेकिन 12 का तो इनका बाकायदा कन्फर्म भी किया था बाद में इन्होंने चौधरी निसार अली खान साहब ने कौमी असम्बली में, जब ये स्टोरी सामने आई थी, ये खुफिया मुलाकातें कर रहे थे। तो जिस पे सवाल हुआ इनसे, नवाज शरीफ साहब से पंजाब हाउस में किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, एक्सीलेंसी आपने तो COT पे साइन किए हुए हैं, आप तो कहते थे हम जर्नलों से मिलेंगे नहीं, खुफिया मुलाकातें नहीं करेंगे, हुकूमत के खिलाफ कुछ साजिश नहीं करेंगे, तो आपका ये भाई साहब, तो वो पंजाब के वज़ीर आला हैं, अपोजिशन लीडर चौधरी निसार अली खान साहब, ये तो रातों को जाके GHQ में उनसे मुलाकातें कर रहे हैं उन जर्नलों से। जवाब सुने मियाँ साहब का, उन्होंने कहा नॉट टू माई नॉलेज, मैंने इस पर कॉलम में लिखा हुआ है एक, उन्होंने कहा नॉट टू माई नॉलेज, मेरे नोटिस में नहीं है। आप ये सोच सकती हैं कि चौधरी निसार अली खान साहब, शहबाज शरीफ साहब जर्नलों से मुलाकातें कर रहे हैं,
खुफिया मुलाकातें हो रही हैं, और उन्होंने उनको बताया है नवाज शरीफ साहब को पता ही नहीं है, और उनको पता कहाँ से चल रहा है किसी जर्नलिस्ट के सवाल से। आप इस बात को मानने को किसी का जहन मानेगा? मैंने इस पर एक फिर कॉलम लिखा, ये होते गुड का बैड का। आपके मियाँ साहब का था, सख्त आदमी है, फौज के हवाले से बड़ी सख्त पॉलिसी है, वो बात नहीं करना चाहते, वो कमीशन बनाएंगे, कारगिल पे इंक्वायरी करेंगे, बला बला चीज़ें करेंगे। लेकिन शहबाज शरीफ साहब वो बड़े अच्छे बंदे हैं, वो बड़े अच्छे तरीके से मिलते भी हैं, फौज के साथ अच्छे तल्लुकात की बात करते हैं, वो चलने की बात करते हैं, ये सॉफ्ट इमेज। और जब ये मिलते थे उनसे जाकर जर्नलों से, तो वो इनको कहा जाता था, वो देखें जी नवाज शरीफ साहब तो हैं, वो तो बड़ी सख्त बात करते हैं, सख्त बयान देते हैं। तो शहबाज शरीफ साहब कहते देखें ना भाईजान जो है वो इस तरह की बात तो करते हैं, लेकिन आप भी तो देखें, आप भी कुछ हमें कंसेशन देना ताकि मैं भाईजान को जाकर राजी करूं, मैं उन्हें क्या बताऊं। तो इस तरह की डील तैयार की जाती थी कि एक भाई सख्त है, दूसरा भाई जरा सॉफ्ट है, और मर्जी का कोई ना कोई डील ले लेते थे। तो मैंने इसमें कॉलम लिखा था, मैंने कहा मियाँ साहब आप ये कह रहे हैं मैं कि आप पार्टी के चेयरपर्सन हैं या चेयरमैन हैं या कैद हैं, आप कह रहे हैं कि मेरा पोजीशन लीडर चौधरी निसार अली खान साहब भी मुझे नहीं बताता, और मेरा भाई वजीर आला है वो भी मुझे नहीं बताता कि हम जर्नलों से मिलने जा रहे हैं। मैं कि अगर आप एक लम्हे के लिए मान लेते हैं कि आपके नॉलेज में नहीं है, आपसे बाला बाला इन्होंने मुलाकातें की हैं, तो फिर एक काम करें, आप फिर इस्तीफ़ा दे दें। फिर आपको पार्टी चलाने का कोई हक नहीं है कि आपका भाई और अपोजिशन लीडर आपकी उसकी कमांड को नहीं मानते। नंबर 1, अगर आपके नॉलेज में है और ये मुलाकातें कर रहे हैं, और फिर आप इनसे आप ज़रा उसका कोई और जवाब होना चाहिए। सो इनके कहने का मतलब ये है मेरा कि या तो आपको पता नहीं है तो भी नाअहली है, और अगर आपको बताए बगैर वो मुलाकातें कर रहे हैं तो भी आपकी नाअहली है। तो इन इधर केस फिर पार्टी कैसे चला रहे हैं? इतना बड़ा वाक़या मैंने आपको क्यों सुनाया है? ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि कितनी सारी प्लानिंग के साथ, मनसूबाबंदी के साथ ये सारी चीज़ें की जाती हैं। आपका ये कहना है इनकी ज़ाती राय हो सकती है, ये बड़ा सेंसिटिव मामला है, ये कोई वो नहीं है कि छोटी मोटी बात नहीं है कि इसमें फ़ौज इन्वॉल्व है, इस्टेब्लिशमेंट इन्वॉल्व है, नवाज शरीफ साहब हैं, जरदारी साहब हैं, सारे हैं। सो इस मामले में कोई पर्सनल ओपिनियन नहीं होगी। इस मामले में जो कुछ होगा आपको पूछ के, समझ के, पॉइंट्स लेके, नोट्स लेके, स्क्रिप्ट लिख के, बाकायदा रिहल सेल करके फिर टीवी पे आना होगा, फिर आपको बयान देने होंगे। इस तरह का काम है। ये मुझे बताएं कि इसमें ये क्यों कह देते हैं, बार बार इस चीज पे एम्फसाइज कर रहे हैं कि 15 दिन में ऐसा क्या हो गया, 15 दिन में ऐसा क्या हो गया। तो ये 15 दिन में जिस चीज की तरफ इशारा कर रहे हैं, क्या बैरूनी मुदाखलत की तरफ इशारा कर रहे हैं, या एस्टैब्लिशमेंट से किसी बातचीत की तरफ इशारा कर रहे हैं? बार बार ये इस चीज पे जोर देना कि 15 दिन में ऐसा क्या हो गया कि ये मुज़ाकरात एकदम से जो है उनको मुज़ाकरात करने हैं और मुज़ाकरात शुरू हो गए। बात यह है कि ये भी उनका मान लेते हैं चलें, क्योंकि पॉलिटिक्स मोस्टली हाइपोथेटिकल बातों पे होती है। ये मतलब इसमें कोई शक नहीं है कि इवेंट्स बाद में अनफोल्ड होते रहते हैं, आप उस हवाले से बातें करते रहते हैं, अपने पत्ते दिखाते रहते हैं। चले मान लेते हैं 2 चीज़ें हो सकती हैं, हम भी थोड़ी सी हाइपोथेटिकल एक एनालिसिस कर लेते हैं। या तो आपको ये है कि इससे पहले कि ट्रंप साहब आए, जिस पे इस वक्त पूरी PTI को उम्मीद है कि अल्लाह मियाँ के बाद उनको जो उम्मीदें हैं ना इस वक्त, वो ट्रंप से हैं कि वो आएगा और खान को जेल से बाहर निकालेगा, और फिर एक रियल आज़ादी की जंग जो है ना वो पाकिस्तान में खान साहब जो है ना लड़ेंगे या उसको फाइट करेंगे। या तो इनके जहन में ये है कि इससे पहले कि ट्रंप साहब आए और वो हमें कहें और उनके दबाव के नीचे हमें करना पड़े, तो बड़ी सुबह की होगी, एस्टैब्लिशमेंट की भी होगी और हुकूमत की भी होगी। सो बेहतर है कुछ गिव एंड टेक करके खान साहब को हम बाहर ले आए 20 जनवरी से पहले या जनवरी 31 जनवरी जिसकी डेडलाइन दी गई, ताकि हमारे पे ये ना आए कि हमने ट्रंप साहब के आने के बाद खान साहब के साथ मामला सेटल किए। एक तो ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है जिसका आपकी तरह आपने सवाल में इशारा किया, या ख्वाजा साहब भी यही कहने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं ऐसी क्या चीज़ हुई है। फिर एस्टैब्लिशमेंट जो है वो ट्रंप साहब के एडमिनिस्ट्रेशन के आने से पहले हीट फील कर रही है, लिहाजा उन्होंने कहा इसको एक तरफ सेटल किया। नंबर 1। दूसरा, इस वक्त मैं समझता हूँ कि PTI अपनी इसके मतलब 9 मई के बाद पहली दफ़ा ये वीकेस्ट अपनी पोजीशन पे खड़ी हुई है। इसके पास बारगेनिंग पोजीशन करने के लिए बहुत कम है। वो जो स्पेस इनको मिली थी 22 और 24 नवंबर को, वो स्पेस और चांस अपना ये लूज़ कर चुके हैं, क्योंकि इनका कोई मोमेंटम नहीं बन सका। मतलब 24 को भी नहीं बन सका, उन पर फिर वो कहते हैं फायरिंग हुई, लाशों की बातें हुई, ज़ख्मी हुए, सब कुछ हुआ, ट्वीट्स हुए। इसके बावजूद वो कोई ये हुकूमत को मजबूर नहीं कर सके जो 3 डिमांड्स लेकर आए थे। ना खान साहब रिहा हुए, ना 26 तरमीम पीछे गई, ना उनको मैंडेट जो है वापस मिला PTI को, तीनों काम नहीं हुए। अब वो तीनों शरायत पीछे चली गई। अब नोट करें जो वीकेस्ट इस वक्त पोजीशन है इस वक्त, वो कोई और 2 डिमांड्स हैं उनकी। वो कहते हैं सियासी कैदी रिहा करो और साथ में कहते हैं जनाब के ये जो है जुडिशल कमीशन बनो। अब ये शरायत ये 24 नवंबर को नहीं थी जो 3 लेकर आए थे, जहन में रखें। सो 180 दर्जे का जो टर्न है वो हुकूमत ने नहीं लिया। जो ख्वाजा साहब बात कर रहे हैं, मतलब दैट्स अनदर थिंग।
या हुकूमत ने यू टर्न नहीं लिया, हुकूमत वहीं खड़ी हुई है। यू टर्न बेसिकली इमरान खान साहब पीटीआई ने लिया है कि आपने जो 3 डिमांड्स थी कि 26वीं तरमीम को ख़त्म किया जाए, खान साहब को रिहा किया जाए और उसके बाद हुकूमत जो है वो मैंडेट वापस करे पीटीआई को, वो तीनों शराइत किधर गई हैं? वो तो पीटीआई ने खत्म की है। क्यों खत्म किया? सवाल तो पीटीआई से पूछना चाहिए भाई साहब, आपने ये 3 की, आप लोगों को लेकर आए, यहाँ पे धरना हुआ, लड़ाई, मार कुटाई, शलिंग, डांग, सोटा, फायरिंग, यहाँ पे सब कुछ हुई। आपने तो कहा 300-400 लाशें गिर गई हैं, 1000 सैकड़ों लोग वो जो हैं वो गायब हैं। वो सारी शराइत पीछे करके अब आप 2 शराइत और ले हैं कि जी प्रिजनर को रिलीज कर दें और साथ में जुडिशल कमीशन बना दें। सो मैं समझता हूँ कि ये भी हुकूमत को लगता है कि अब बात कर लेने में हर्ज नहीं है कि जब पीटीआई के पास स्ट्रांग बार्गेनिंग पोजीशन नहीं है, वो डिक्टेट नहीं करा सकते, वो थ्रेट नहीं कर सकते, बुली नहीं कर सकते। अगर हम इनके डिमांड मुस्तरद भी कर दें तो लोगों को दोबारा सड़कों पे नहीं ला सकते। सो मेरा ये ख्याल है इस वक्त हुकूमत को फील होता है कि थोड़ा कुछ दे के, मतलब जुडिशल कमीशन बनाने में क्या हर्ज, बना दें, हाँ जी फायरिंग हुई, कितने लोग हुए, बिल्कुल बनना चाहिए, मैं तो इस हक में हूँ, जरूर बनाए, इन्वेस्टिगेशन करवाएं, हक़ाइक़ सामने आने चाहिए कि गोली चली ना चली, कि हुकूमत कहते नहीं चली, वो कहते हैं चली है, ये कहते हैं 10-12 लोग मारे गए, वो कहते हैं 300 मारे गए, बिल्कुल फैक्ट्स आने चाहिए। इंसान तो एक जान मारी जाए। दूसरा वो कहते हैं सियासी प्रिजनर जो है उनको रिलीज किया जाए, बिल्कुल अगर सियासी बुनियादों पर लोगों को कैद किया गया, मैं इस हक में उनको रिलीज करें। ये दोनों डिमांड्स को, इतनी बड़ी डिमांड्स नहीं है जो हुकूमत नहीं मान सकती, माननी चाहिए। सो इस वक्त मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत स्ट्रांग विकेट पे खड़ी है और खान साहब की पार्टी जो है उन्होंने जो फैसले किए हैं पे दर पे, उन्होंने जिस तरीके का दबाव रखा है और वो बैक फायर कर गया है, वो वीक विकेट पे है इस वक्त। सो हुकूमत को सूट करता है कि इस वक्त मुज़ाकरात होने चाहिए। ठीक है, मैं उस पर भी वापस आना चाहूंगी क्लासर साहब, क्योंकि मेरे दिमाग में एक और चीज जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगी कि ये जो हम डिवीजन की जब बात करते हैं तो क्या ये भी पॉसिबिलिटी है आपके ख्याल में कि जो लोग इस वक्त हुकूमत में हैं, नून लीग में से या ओवरऑल हुकूमत की अगर हम बात करें, तो जो हुकूमत में इस वक्त हैं वो तो नहीं चाहेंगे कि मुज़ाकरात हों और ताकि ऐसा ना हो कि उनकी हुकूमत को कोई खतरा हो, लेकिन जो हुकूमत से बाहर है जो भी क़यादत, वो ज़्यादा फेवर में होगी कि क्यों अननेसेसरी इंस्टेबिलिटी जो है वो नज़र आ रही है और ये मामला जो है वो हल हो जाए, मुज़ाकरात में कोई हर्ज नहीं है, तो वो ज़्यादा चाहेंगे। तो आपको ये डिवीजन भी आपको लगता है कि पॉसिबल है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल है इस वक्त कोई, क्योंकि जब मैं फिर कह रहा हूँ मुज़ाकरात की शराइत क्या है, क्या एजेंडा है मुज़ाकरात का, उसमें कहीं पे अगर मैं गलत रीड किया तो प्लीज़ करेक्ट मी। वहाँ पे तो जो पहले उनकी शर्त थी ना कि हुकूमत ख़त्म करें, नया इलेक्शन करवाएं, मैंडेट या वापस करें, ना नए इलेक्शन की बात हो रही है इस वक्त, ना नए मैंडेट की बात हो रही है, ना मैंडेट वापस करने की बात हो रही है। बात तो 2 चीज़ों की हो रही है कि हमारे सियासी कैदी रिलीज करें, जुडिशल कमीशन बना दें 26 नवंबर पे। लेकिन ये तो ना क्लासर साहब इनिशियल है ना, अगर बात आगे बढ़ती है और बात खान साहब की रिहाई तक पहुंच जाती है और खान साहब के बाहर आने से कोई अगर मामलात बिगड़ते हैं या कोई केओस आता है, या फिर एक आध दफा मैं ये भी सुन चुकी हूँ कि जो पीटीआई की आदत है उन्होंने कहा ये तो हमारी इनिशियल डिमांड्स हैं, इसके बाद बात आगे बढ़ेगी, मुज़ाकरात और भी डेवलप होंगे आगे जाके। तो अगर उन मुज़ाकरात के नतीजे में कोई इलेक्शन की बात आ जाती है या फिर खान साहब के रिलीज की अगर कोई बात आ जाती है, तो जो इस वक्त हुकूमत में है उनको तो खतरा होगा ना। ऐसे नहीं है, जो जिसने भी आपको ये बात की है, जिससे कैसे से बात की है, ये उसने बड़ी इमेच्योर बात की है। मतलब अभी हम मुज़ाकरात कर रहे हैं 2 चीज़ों पे, और जब इन पे हमारा एग्रीमेंट हो जाएगा, डिक्लेरेशन हो जाएगा, हम कहेंगे नहीं हम तो नहीं मानते, 2 हमारी और भी डिमांड है। ऐसे नहीं होता। आपको पहले दिन अपनी डिमांड देनी होती है, 6 देनी है, 4 देनी है, 5 देनी है, कितनी देनी है। ये मतलब ये कभी भी मुज़ाकरात में नहीं होता कि वंस यू आर सिटिंग देयर आपने एक SOPs तय कर लें, एजेंडा तय कर लिया, फिर तीसरे दिन कहते हैं नहीं भाई ये तो आपने 2 मान लिए, 2 हमारी और भी हैं। ये स्कूल कॉलेज वाली पॉलिटिक्स नहीं होती, जहाँ बड़ी मैच्योर आपको चीज़ें करनी चाहिए। अगर कोई इस तरह के लोग पीटीआई के अंदर सोच रहे हैं तो फिर वो, इसका मतलब है वो खान साहब का या पार्टी का नुकसान करना चाहते हैं, वो फिर सीरियस नहीं है मुज़ाकरात में। हुकूमत तो कहे कि भाई साहब 2 मुज़ाकरात आपकी चीज़ें थी, हमने मान ली है, नंबर 1। दूसरा, हुकूमत को कोई खतरा नहीं है इस वक्त, मुझे लगता है। उसकी रीजनिंग है, 3 ममालिक होते हैं जो हमेशा पाकिस्तान के लिए बड़े अहम होते हैं अब तक, सो फॉर 20 के बाद का मुझे नहीं पता ट्रंप आते हैं तो क्या होता है। अमेरिकन, सऊदीज़ और चाइनीज़। ओवरऑल दुनिया ने इन तमाम रिगिंग के इल्ज़ामात के बावजूद, रिगिंग हुई, धांधली हुई, मार कुटाई, जो कुछ हमने सारा कुछ देखा, ह्यूमन राइट्स अब्यूज, दुनिया ने ओवरऑल इन रिजल्ट्स को भी मान लिया है, शहबाज शरीफ को भी मान लिया है, उनकी हुकूमत को भी मान लिया है, और उसके बाद उन्हें कोई प्रॉब्लम, साल भी हो गया, हुकूमत दावे करती है हमारी इकनॉमिक ये जो है परफॉर्मेंस बड़ी बेहतर ही है, आप मार्कअप को, सूद को भी नीचे ले आए हैं, आपने यहाँ पे आपकी तरसील ज़र जो बता रहे, आप रेमिटेंसेज जो है वो 33-40% बढ़ गई हैं, आपका डॉलर पिछले 1 साल से स्टेबलाइज हुआ है, दुनिया भर के साथ आपका कारोबार ठीक चल रहा है, महंगाई में वो कहते हैं उसकी रेशो में कमी हुई है, और ये वो चीज़ें कहते हैं हमें क्या ज़रूरत है, हम तो ठीक जा रहे हैं, नंबर 1। अच्छा,
ये प्रॉब्लम उस वक्त होता है पाकिस्तान में, नए इलेक्शन की बात होती है, हुकूमत या डिस्टेबलाइज होती हैं जब किसी आर्मी चीफ को एक्सटेंशन चाहिए होती है। पीछे हमने माजी में देखा है कि जब उसको चाहिए होता है अपोजिशन पे हाथ रखा जाता है कि चलें शुरू हो जाए, धरने दें, लॉन्ग मार्चेस करें। वो भी उन्होंने अभी जो उसमें तरमीम लाए थे एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के जरिए, जो एज थी आर्मी चीफ की या दीगर जो थी, उन्होंने उस मसले को भी एड्रेस कर दिया। आर्मी के और इस वक्त वज़ीर आज़म हाउस के तल्लुकात सबसे बेहतर हैं, तो इनको कौन हटाएगा और क्यों हटाएगा? मतलब है ना सऊदीज हक में है ना चाइनीज हैं, अमेरिकन के बाद में देखेंगे वो क्या कहते हैं। दुनिया में भी ऐसा सच कोई इतना दबाव नहीं है, तो वो कौन सा दबाव होगा? खान साहब ने सड़कों पे भी आके देख लिया, धरने वगैरह, वो आपने लड़ाई मार कुटाई करके भी देख ली, अल्टीमेटली आप टेबल पे आ गए कि 2 डिमांडें मांगे। सो ऐसा कोई फैक्टर मुझे नजर नहीं आ रहा जिसकी वजह से आप हुकूमत को मजबूर कर सकें कि नए इलेक्शन कराए या इनको इमरान खान साहब को पावर में लेके। मुझे नहीं लगता, लिहाजा हुकूमत जो है इनके अंदर कौन सा ऐसा खौफ होगा कि खान साहब बाहर आ जाएंगे और डिस्टेबलाइज करेंगे। बाहर आ भी गए, वो जल्द से जुलूस करते रहेंगे, पहले भी करते रहे, आपकी तरफ फिर कर लेंगे, ये माजी में पहले भी होते रहे। सो आई डोंट सी एनी फैक्टर। हो सकता है कुछ हो जाए, आई डोंट नो, पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है। एक ही फैक्टर है जिसपे कोई मेरा ख्याल हुकूमत वरी हो सकती है, वो है ट्रंप फैक्टर। आपका ट्रंप का फैक्टर है कि ट्रंप इस मामले में क्या अपनी लाइन लेते हैं और पाकिस्तान को कितनी हद तक जाकर वो कॉर्नर करके कोई इनको वो कर सकते हैं, ये मजबूर किया जा सकता है कि जनाब आप इलेक्शन करवाएं, खान साहब को वजीर आज़म बनाएं। इसके अलावा तो मुझे कोई इस वक्त पॉसिबिलिटी नजर नहीं आती। ठीक। इस वक्त वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम कुछ मजीद टॉपिक्स जो हैं वो भी डिस्कस करेंगे। सी यू आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। क्लासा साहब, इससे पहले तो हम बात कर रहे थे ख्वाजा आसिफ की जो बड़ी सख्त स्टेटमेंट आई, लेकिन एक सख्त प्रेशर जो है वो ISPR का भी आया है। उसमें जिस किस्म की बातें की गई हैं, आपके ख्याल में कि एक तरह से वापस से रिएट्रेट किया है फौज ने अपना जो स्टांस है ऑन इमरान खान या PTI या ऑन 9th में? मेरा ख्याल है बड़ी ये सख्त प्रेस कॉन्फ्रेंस है। अगर देखा जाए माजी में भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज होती रही हैं, DG साहब करते रहे हैं, उस प्रेस रिलीज भी आते रहे हैं, लेकिन जो अभी हुई है इस वीकेंड पे, वो मेरा ख्याल है उसमें अच्छी खासी उसमें सख्ती थी, उसमें एग्रेशन था। अगरचे बड़ा नाप तोल के उन्होंने गुफ्तगू की है, उन्होंने कोई उसमें कोई टोन में वो नहीं था, उनका लहजा बड़ा सटल था, जिससे लग रहा था कि वो जो कह रहे हैं वो कहते हैं ना दैट्स व्हाट आई मीन इट। तो उनकी गुफ्तगू से लग रहा था कि आर्मी मीन्स इट, कि वो जो भी कह रहे हैं एक एक लफ्ज़ जो है बड़ा चुनाव करके उसमें किया जा रहा है और बड़े इंतहाई क्लियर एक मैसेज भेजा जा रहा है। और भेजा भी मैसेज जो है वो इमरान खान साहब को जा रहा है, स्पेशली जब वो ये कहते हैं कि सियासी दहशतगर्दी एक पार्टी है, एक जमात है, वो सियासी दहशतगर्दी बला बला इस तरह की चीज़ें जो हैं, या इमरान खान साहब का नाम लेकर उन्होंने बहुत सारी चीज़ें गिनवाई हैं कि कैसे वो रियासत के अगेंस्ट जो है स्टेप्स लेते रहे हैं, फैसले करते रहते हैं, अगर करते रहे हैं। या उनका ये कहना जनाब आप इस उम्र में आके भी अगर आप अपनी गलतियों से नहीं सीख रहे और वही गुफ्तगू कर रहे हैं जो आज आपसे 15-20 साल पहले करते थे, तो फिर हम क्या कर सकते। सो इट वाज वेरी मतलब टारगेटेड ओरिएंटेड, वेरी एग्रेसिव, और उनके जो टोन और टेनर था वो बड़ा क्लियर था कि इस दफ़ा आर्मी के इनके लिए खान साहब और उनकी पार्टी के लिए कोई ज़्यादा रियायत के मूड में नहीं है। नंबर 1 उसका नतीजा ये निकला है कि जो लोग कह रहे थे ना कि शायद वो उसका ये अमेरिकन का दबाव आ रहा था, बैलिस्टिक मिसाइल का हम सुन रहे थे, खान साहब के हवाले से ट्वीट्स आ रहे थे, रिचर्ड साहब एंड कंपनी के, यूरोपियन यूनियन का दबाव था, या मिलिट्री ट्रायल की बातें हो रही थी, तो उन्होंने उसको बड़ा क्लियरली उसको हैंडल किया कि फ़ौज उस दबाव में नहीं आ रही, एस्टैब्लिशमेंट उस दबाव में नहीं आ रही, और वो खड़े होने को तैयार है और शायद वो टेक ऑन करने को भी तैयार है। सोशल मीडिया की उन्होंने बातें बताई, खान साहब की अफगानिस्तान पॉलिसी, तालिबान पॉलिसी, या उनकी लोकल यहाँ पे उन्होंने जिस तरह लाशों की बात की गई, या उन्होंने कहा जनाब कि यहाँ फसादात हो रहे हैं, या उन्होंने मिलिट्री ट्रायल पे अगर जो सवालात थे उनको एड्रेस किया। तो उससे मुझे लगता है कि ये जो हुकूमत की पोजीशन है ड्यूरिंग द टॉक्स जो हो रही हैं, जो हमने पहले सेगमेंट में बात की, इस प्रेशर से हुकूमत मजबूत हुई है। इमरान खान साहब और उनकी पार्टी का जो मौक़िफ़ था, या उनके नेगोशिएटर्स जो हैं वो थोड़े से वीक हुए हैं। मैसेज क्या किया है कि फ़ौज जो है वो बड़ी सख्ती से वो फ़ौज इस पे इमरान खान साहब की या इनकी पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ खड़ी हुई, और उसकी पोजीशन में कोई फ़र्क नहीं आ रहा। आप नोट करें 2 साल होने वाले हैं, आर्मी के स्टांस में, पोजीशन में, तमाम तर बातों के बावजूद कोई फ़र्क नहीं आ रहा। हमें बताया जा रहा था कि फ़ौज और खान साहब के मुज़ाकरात हो रहे हैं, इनके राब्ते हैं,
इनके कोई डील होने वाली है। बस 10 दिन की बात है, 15 दिन की बात है। हलीमा खान साहबा ने कहा था कि फ़ौज कह रही है हम आपको 20 दिनों में छोड़ देंगे, जो उन्होंने उसे 24 नवंबर को कहा था, जिसकी बाद में उन्होंने डिनाइल भी की थी बैरिस्टर गौहर और दीगर ने। तो वो तो बड़ा क्लियर उन्होंने कह दिया जी हमारी खान साहब के साथ ना बातचीत थी, ना है, ना होगी। सो उनकी गुफ्तगू से तो यही लगा है कि जनाब खान साहब और फ़ौज जो हैं इन नियर फ्यूचर इनकी रिकन्सिलिएशन तो वो पॉसिबल नहीं लग रही। इस तनाजुर में अब यहाँ मुज़ाकरात की कितनी कामयाब हो सकते हैं और खान साहब को उन मुज़ाकरात से क्या मिलेगा, मतलब मेरा नहीं ख्याल को इसके लिए बहुत बड़ा नजूमी होना ज़रूरी है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि दोनों शराइत जो हैं जो रखी गई हैं मुज़ाकरात के लिए, ये इतनी बड़ी उसमें नहीं है जिनको नहीं माना जा सकता। और बड़ा क्लियर है कि खान साहब ने अपने फैसलों से जल्दी जो फैसले किए हैं, जो उनकी पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ थी, वो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से खुद को वीकनेस पे ले आए हैं। जो उनके पत्ते थे उन्होंने इतनी तेज़ी से अपने पत्ते खेले हैं कि खान साहब की जेब में आपको और पता नहीं रहा और वो मेज़ पर आकर बैठ गए और जो कुछ मांग रहे हैं वो मेरा नहीं ख्याल कि इतना बड़ा कोई मुतालबा है जो हुकूमत पूरा ना कर सके। तो ये इस पे अगर पीटीआई का या खान साहब का जो एक इस सख्त प्रेशर पे अगर एक सख्त रद्द अमल या कुछ सख्त स्टेटमेंट देखी जा रही हैं, आपके ख्याल में ये भी जो है करने की जरूरत है इस वक्त, या उनको थोड़ा हौला ही हाथ रखना चाहिए पीटीआई को इस वक्त? खान साहब तो हौला हाथ रखने पे बिलीव नहीं करते। मैं अभी वो सुन रहा था, मेरा ख्याल हलीमा खान साहब शायद मुलाकात हुई है उनकी, तो उन्होंने फिर कहा है उसी तरीके की बात की जो मैं बार बार एक रिपीट करता रहता हूँ कि जिस दिन खान साहब जो है 24 घंटे अपनी खामोशी का रिकॉर्ड जो है ना 24 घंटे के बाद 48 घंटे कर लेंगे तो चीज़ें बेहतर होना शुरू हो जाए। क्या करें, अब खान साहब 24 घंटे से ज़्यादा चुप रह नहीं सकते। उनके फॉलोअर को लगता है कि खान साहब चुप कर गए तो इसका मतलब डील हो गई है, डर गए हैं, खौफजदा हो गए। खान साहब दुनिया में किसी से नहीं डरते, वो डरते हैं तो अपने सोशल मीडिया से डरते हैं, कोई और कोई चीज़ उनको नहीं डरा सकती। तो रोज़ाना उनका ये फीडबैक होता है जी मेरे बारे में जो हमने बयान दिया, हमारी पार्टी की पॉलिसी है, चीज़ें हैं, हमारा सोशल मीडिया क्या कह रहा है। तो खान साहब इस वक्त अपनी पार्टी चला रहे हैं सोशल मीडिया देख के। जो सोशल मीडिया बैठा है, जो व्लॉगर्स बैठे हैं, यूट्यूबर्स बैठे हैं, वो जो गाइडलाइन देते हैं, वो अप्रूवल देते हैं। मतलब अब जो रेटिंग जो है ना या ये पॉपुलैरिटी जो है वो गेज की जाती है कि आपको सोशल मीडिया पे आपका जो क्राउड है, आपके सपोर्टर हैं, वो आपके स्टेप्स को वो कैसे देख रहे हैं। सो खान साहब जो हैं माजरत के साथ वो अपनी इस पॉपुलैरिटी जो भी है वो पॉपुलैरिटी के हॉस्टेज बन चुके हैं, लिहाजा वो कोई बड़े अहम फैसले करने से वो हैं दूर हैं। और यही मेरा ख्याल है उनके लिए जो उनकी कैद है, मुश्किलात हैं उनकी पार्टी के लिए। मेन रीज़न जो है ना, अगर मुझसे पूछें कोई एक फैक्टर बताएगा खान साहब के इस पूरे ऑर्डील का रीज़न क्या है, वन रीज़न, तो मैं कहूँगा सोशल मीडिया। खान साहब अगर कुछ अरसे के लिए सोशल मीडिया ना इस्तेमाल करें, इस्तेमाल से मुराद है उसके इन्फ्लुएंस में ना आए और पॉलिटिक्स को प्रैग्मेटिक तरीके से देखें, ज़रा ठंडा करके खाएं जैसे बाकी खाते हैं, तो मेरा ख्याल है खान साहब के रिजल्ट बेहतर निकल सकते हैं। लेकिन अभी उन्होंने कल परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आज उनका हलीमा खान साहबा को अगर मैंने ठीक सुना है, उन्होंने अभी पहले 9 में इनके गले में था, अब हम इसमें 26 ये नवंबर भी है वो पड़ जाएगा। सो खान साहब को थोड़ा सा आपने मुज़ाकरात की डेडलाइन दे दी है, आपने बंदे नॉमिनेट कर दिए, अब फौज क्या कह रही है, मैं क्या कह रहा हूँ, आप क्या कह रहे हैं, फलां, आपको चुप रहना चाहिए। फिर उसका रिजल्ट देखें। 31 तक आप चुप रहें, आपको रोज़ाना बयान देने की ज़रूरत नहीं है, आप अपनी टीम को काम करने दें, उनसे मुलाकातें करें, जो टिप्स देने हैं, जो काउंसलिंग करनी है, जो निगोशिएट करना है। अपनी टीम जो है आपके 3-4 लोग जो आपने नॉमिनेट किए उनसे ज़रूर मिले, लेकिन मुज़ाकरात उसी वक्त कामयाब होंगे जब ये साइलेंस आएगी। ये नहीं होगा मुलाकात के बाद निकलेंगे, मीडिया से टॉक करेंगे, फिर थ्रेट करेंगे, फिर बुली करेंगे। तो हुकूमत तो फिर ऑलरेडी आपको कुछ नहीं देना चाहती। सो हुकूमत से ज़्यादा इस वक्त सीरियसनेस की ज़रूरत पीटीआई को है। इनको रिलीफ चाहिए, हुकूमत को नहीं चाहिए। मैं फिर कह रहा हूँ इस वक्त रिलीफ हुकूमत को नहीं चाहिए। वो जिस तरीके से 2 नंबरी से वो गैर कानूनी तरीके से इलेक्शन मार दाड़ करके आना था, पावर में आ गए, दुनिया ने भी मान लिया, एस्टेब्लिशमेंट उनके साथ खड़ी है। रिलीफ इस वक्त इमरान खान साहब, पीटीआई और इनके पार्टी को लोगों को चाहिए। इसलिए ये ना मौका अपना ज़ाया करें, इसलिए इनको मुज़ाकरात सीरियस करके जो भी इनकी 2-3 डिमांड्स हैं उनको पूरा कराना चाहिए। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट जो आईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में थी वो ये थी कि हम मिलिट्री कोर्ट्स में जो ट्रायल्स हुए हैं वो मुकम्मल हो गए हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी क्या ये 9 मई का जो इंसिडेंट है उसके क्लोजर की तरफ हम जा रहे हैं? बिल्कुल। अब अगर देखा जाए तो आइडियली तो 9 मई का क्लोजर हो गया है मासूम जनरल फैज़ हमीद के, जिनका ट्रायल अलहदा उसमें हो रहा है और उन पे वो बताया जाए उनके लिए स्पेशल वो कोर्ट मार्शल जो होता है वो उनका डिफरेंट है, वो मिलिट्री ट्रायल हो रहा है उनका। आखिरी जो रह गया है अब 2 चीज़ें रह गई हैं।
वो है जनरल फैज़ हमीद का, कि फैज़ हमीद का फैसला क्या आता है, सारी आंखें उसमें। बाकी ये तो क्लोजर हो गया है, 85 लोग जो थे उनको सजाएं हो गई। 9 मई का चैप्टर मेरे हिसाब से तो, जैसे आपने बड़ा अच्छा सवाल किया, ये तो क्लोज हो गया है नंबर 1। जो अब मतलब उस पर बात होती थी सजाएं नहीं दी गई, फलां नहीं हुआ, वो तो हो गया। उसके बाद प्रोसेस होगा, अपीलें होंगी, कोई मर्सी पटिशन होगी, आर्मी चीफ के पास जाएंगी, वो क्या करते हैं, दैट्स अनदर स्टोरी। अगला सवाल ये है 9 मई से रिलेटेड, वो हैं 2 चीज़ें हैं। एक जनरल फैज़ हैं, उनको क्या सज़ा दी जाती है, क्योंकि कहा गया था जनरल फैज़ के हवाले से वो भी एक्स्ट्रा अपने पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में शामिल थे। फिर साथ में इमरान खान साहब का फ्यूचर है, क्या इमरान खान साहब का भी आपका मिलिट्री ट्रायल करेंगे, क्या उनको भी सज़ा वहाँ से फ़ौज देगी कि ये प्लानर थे, इन्होंने कोऑर्डिनेशन की, प्लान किया, इंट्रीग की, लोगों को तैयार किया, बयानात दिए और जनरल फैज़ के साथ राब्ते में थे। सो ही इज़ पार्ट ऑफ ये प्रोसेस जो हो रहा था 9 मई को। लेकिन मुझे लगता है कि इमरान खान को ये मिलिट्री ट्रायल की तरफ नहीं लेकर जाएंगे। मुझे लगता है, मेरी रीडिंग भी है और मेरा ख्याल है ये मुश्किल होगा आर्मी के लिए ऑलरेडी, स्पेशली जब उधर ट्रंप आ रहे हैं, उधर से यूरोपियन यूनियन, यूके वगैरह ने इस पर स्ट्रांग रिएक्शन दिया है, तो वो नहीं चीज़ को मानेगा। और फौज भी शायद मामलात को इस लेवल तक नहीं लेकर जाएगी कि वो एक साबिक प्राइम मिनिस्टर को मिलिट्री ट्रायल के जरिए उनको सजा दे। और खान साहब की अभी तो लोकल सपोर्ट है ना यहाँ पर, लोकल सपोर्ट बहुत है, फिर कल को पता चले कि इंटरनेशनल सपोर्ट भी उनको मिलना शुरू हो जाएगी, जो पहले हमें नजर आ रही है वहाँ से अमेरिका से आई है कि ट्रंप की टीम दे रही है, यूके वाले दे रहे हैं, यूरोपियन यूनियन दे रहे हैं। उन्होंने वर्कर्स पे सपोर्ट दिया कि वर्कर्स को जो ट्रायल किया गया मिलिट्री में, जब इमरान खान को किया जाएगा तो मेरा ख्याल है ज्यादा ममालिक जो हैं वो सामने आएंगे। सो फौज को सूट नहीं करता कि खान साहब का मिलिट्री ट्रायल करे। बहरहाल आई कांट से कोई एनीथिंग एल्स। मुझे तो ये समझ आती है कि खान साहब का मिलिट्री ट्रायल मुश्किल होगा। ठीक ठीक, वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम डिस्कस करेंगे कि मौलाना साहब के क्या मामला तय हुए हैं हुकूमत से। सी यू आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। जी वेलकम बैक नाजरीन। और मौलाना फजल रहमान का जो एक मदारिस बिल था और जिसपे हुकूमत से जो है वो थोड़ी रसाकुशी चल रही थी, अब हुकूमत मान गई है, उस पर दस्तखत भी हो गए हैं और ये मदारिस बिल जो है वो कानून बन गया है। आखिर हुकूमत ने मौलाना साहब को मनाया कैसे, ये भी बात कर लेते हैं। क्लासरा साहब जी, क्या हुआ इन चंद दिनों में? और बड़ा हम देख रहे थे कि कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था और ऐसा लग रहा था कि पता नहीं मौलाना साहब बहुत नाराज हैं और क्या होगा क्या नहीं होगा। हुकूमत भी एक बड़ी ही फिक्स पोजीशन में नजर आ रही थी, कैसे मामला तय हो गए? एक बात तो तय हो गई है, इस मुल्क में कोई बंदा अकाउंटेबिलिटी नहीं चाहता, जिसकी होने लगती है सारे रोला डाल देते हैं। मीडिया वाले भी नहीं चाहते, एस्टेब्लिशमेंट भी नहीं चाहती, आपकी अदलिया भी नहीं चाहती, पार्लियामेंट भी, सियासतदान भी, जिसका ब्यूरोक्रेसी भी, वो नैब से डरते थे, नैब हमें काम नहीं करने देता। हम कहते थे हमें अगेन हुकूमतें नहीं काम करने देती, अदलिया कहती थी जब हमें सियासतदान काम नहीं करने देते, सियासतदान कहते जी फ़ौज नहीं काम करने देती, फ़ौज कहती थी जनाब आप लोग नालायक हैं, बला बला चीज़ें। ये हमारा अपना एक सिस्टम ऑफ अकाउंटेबिलिटी है। अब हम सबसे ज़्यादा देख रहे हैं कि हमारी मजहबी जमातें हैं वो भी वो यही कहती हैं कि जनाब कि आप हमारी अकाउंटेबिलिटी नहीं कर सकते, हमारा ऑडिट नहीं हो सकता। ये लड़ाई सारी क्या हो रही थी कि आपने किस लॉ के तहत, किस मिनिस्ट्री के पास रजिस्टर्ड होना है, जिसके तहत आपको कल के जो फंडिंग होती है बाहर के मुल्कों से, जैसे पॉलिटिकल पार्टीज़ को होती है, ऐसे रिलीजियस मदरसों को भी होती है। माजी में 2-3 बड़े मिडल ईस्ट के ममालिक थे जो ओपनली इनको सपोर्ट देते थे, पैसे भी देते थे और कुछ छुपाया भी नहीं जाता था। इतने बड़े ममालिक थे हमारे इस्लामिक भाई, हम उनका नाम भी नहीं ले सकते थे, कुछ कह भी नहीं सकते थे। अब वो कहते हैं जनाब आप हमसे नहीं पूछ सकते कि हमें दुनिया के कौन कौन से मुल्कों से अत्यात आ रहे हैं, आप नहीं पूछ सकते। लिहाजा लड़ाई तो इसी चीज़ पे चल रही थी। हुकूमत मान लें ठीक है जी, आपको जो पैसा जहाँ से आ रहा है लेते रहें। तो दुनिया के वहद मुल्क हैं हम शायद जहाँ पे फ्री फॉर ऑल है, सियासतदान दुनिया के जिस मुल्क से चाहे पैसे ले लें, आप मजहबी जमातें ले लें, दरमियान में मीडिया के हाउसेज से उनको भी बहुत सारी कंसल्टेंसी और कैंपेन्स का पैसा बाहर से मिलता था। हमारी इस्टेब्लिशमेंट है उनको भी साफ ज़ाहिर है बहुत सारे प्रोजेक्ट्स और चीज़ें इस तरह के वो भी मिलते थे वार एंड टेरर पे। मतलब ये है कि वो जिसको जहाँ पे वे जोर चलता है वो बाहर से ले लेता है। और अकाउंटेबिलिटी जो है ना वो कहते हैं हमारी भी नहीं हो सकती, आप भी नहीं कर सकते। सो आखिर तय यही हुआ है कि जनाब के मौलाना साहब जाने, एहतियात जाने, हुकूमत जो है ना इस मामले में कोई आपसे पूछताछ नहीं करेगी। जी जी जी, अकाउंटेबिलिटी जो है वो बेसिकली कोई नहीं चाहता। नाज़रीन आज के लिए इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी।